नमस्कार दोस्तों। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तड़ीपार किया था उसको बोलने का हक नहीं है। याद होगा आपको, अमित शाह जी कुछ समय पहले महाराष्ट्र में जाकर के शरद पवार के बारे में कहकर के आए थे कि शरद पवार सरगना है, भ्रष्टाचार के सरगना है शरद पवार। ये अमित शाह जी ने कहा था और अमित शाह जी के इस बयान पर शरद पवार जी का पलटवार आया और शरद पवार ने कहा है कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तड़ीपार किया गया था, जिसको तड़ीपार किया गया था, उस व्यक्ति को बोलने का हक नहीं। जो व्यक्ति इतने बड़े बड़े पदों पर बैठा हुआ है, उस व्यक्ति को बोलने का हक नहीं। इसको कहते हैं नहले का दहला। और शायद अमित शाह जी अब शरद पवार की तरफ जब बयान देंगे तो सोच समझ करके दें, क्योंकि ये तो शुरुआत है। अभी तो महाराष्ट्र का चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है और उससे पहले ही अमित शाह जी को तड़ीपार याद दिला दिया है। अमित शाह को बता दिया गया है कि तड़ीपार, ध्यान रखना इस बात। और ये महाराष्ट्र की चुनाव की राजनीति इस बार किस तरह की होगी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। शरद पवार के बयान से आप समझ सकते हैं कि शरद पवार इस चुनाव को किस तरीके से ले रहे हैं। हल्के में ले रहे हैं या बहुत गंभीरता के साथ में ले रहे हैं। ये टिप्पणी, इतनी तीखी टिप्पणी शरद पवार की तरफ से आई है, तो इसका मतलब यही कि तड़ीपार कहने का मतलब यही है कि शरद पवार पूरी तरह से इस चुनाव को लीड करते हुए, लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमित शाह जी के सामने इस वक्त में एक बड़ी चुनौती ये खड़ी हो गई है। अमित शाह के सामने एक बड़ी चुनौती ये खड़ी हो गई है कि तड़ीपार का वो जवाब क्या देंगे जब महाराष्ट्र के अंदर जाएंगे। क्योंकि एक बार बयान उस तरफ से आया पहले और यहां पर शरद पवार ने उसका तगड़ा करारा पलटवार कर दिया। अब बारी अमित शाह की है। बहरहाल इस खबर पर मैं आगे डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूं। एक बार मैं चाहता हूं कि आप लोग बताइए कि शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना बताया गया था अमित शाह की तरफ से, क्या वो सही था या शरद पवार की तरफ से अमित शाह को तड़ीपार याद दिला दिया गया है, ये सही है? आप लोग नीचे कमेंट करके अपना राय जो है जरूर बताइए। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि शरद पवार वो शख्स है, वो नेता है जिनको नरेंद्र मोदी ने कभी अपना राजनीतिक गुरु कहा था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने राजनीति शरद पवार जी की उंगली पकड़ करके सीखी है। अमित शाह जी कम से कम नरेंद्र मोदी से ही सीख लेते, नरेंद्र मोदी से ही पूछ लेते हैं। और सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि वो जवाब क्या देंगे, क्योंकि एक होता है बिल्कुल एंड पॉइंट, और एंड पॉइंट पर जाकर के, बिल्कुल आखिरी डेड एंड पर जाकर के शरद पवार ने कील ठोक दी है। अब इससे आगे आप कहां जाएंगे बता दीजिए। और पलटवार तो शरद पवार की बेटी, उनका भी आया है, उनका क्या बयान है वो भी आपको बताएंगे। बहरहाल हमारे साथ में के राणा जुड़ गए हैं। के क्या अपडेट है इस पर, और ये जो बयान दिया है तड़ीपार वाला, शरद पवार ने कहा ये बयान दिया है, और इस बयान को लेकर के अभी क्या जो है वो रिएक्शन आप देख रहे हैं? देखिए, 5 से 6 दिन पहले अमित शाह महाराष्ट्र गए और उन्होंने ये बयान दिया कि ये लोग धोखे से सरकार बनाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के सहारे सरकार बनाना चाहते हैं, और महाराष्ट्र में सबसे बड़े भ्रष्टाचार का सरगना तो शरद पवार हैं। ये बयान उन्होंने महाराष्ट्र में दिया। उसके बाद जब शरद पवार अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने फिर अमित शाह के इस बयान का पलटवार किया और उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और हमारे देश का तो यह दुर्भाग्य है कि जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तड़ीपार कहा था, आज वो गृह मंत्री है, केंद्रीय गृह मंत्री है देश का, और वो हम पर आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सरगना हम हैं। इसके बाद बीजेपी के नेता बावनकुले का एक बयान आया और उन्होंने कहा कि शरद पवार जो तड़ीपार बता रहे हैं अमित शाह को, वो सूरज को दिए दिखाने का जैसा है। सोचिए, यानी कि शरद पवार को उन्होंने दिए के समान कहा और अमित शाह को सूरज। तो ये जो बयान है अमित शाह को दिए दिखाने जैसा है, सूरज को दिए दिखाने जैसा है।
इसके बाद जब फिर मीडिया ने सवाल किया शरद पवार से, तो शरद पवार ने कहा कि जिसको वो सूरज कह रहे हैं वो हमने महाराष्ट्र की जेल में देखा है। वो सूरज दिए की तरह फड़फड़ाते हुए हमने महाराष्ट्र की जेल में देखा है। और सुप्रिया सुले ने जो इस पर सवाल उठाया, बीजेपी को उनके उस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। देखिए, यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि राजनीति में जिस मुकाम को हासिल किया शरद पवार, कांग्रेस से अलग हुए, अपनी पार्टी बनाई, संघर्ष किया और उसके बाद में मुख्यमंत्री बने, आज भी महाराष्ट्र के निर्विवाद रूप से सबसे बड़े नेता है। कोई ख्याल रखा जाता है कम से कम। शरद पवार वैसे भी आप देखेंगे तो उम्र के लिहाज से भी शरद पवार वो अमित शाह के बुजुर्ग हैं एक तरीके से। अमित शाह जी की आप उम्र देखिए और शरद पवार की उम्र देखिए, राजनीतिक बुजुर्ग हैं वो। आपके घर में भी अगर कोई शरद पवार की उम्र का बुजुर्ग होता है तो आप कम से कम उसको इस तरह से नहीं कहेंगे। और अगर आपके पास में फिर आप ये कहेंगे कि भाई राजनीति है, अब राजनीति में शिष्टाचार थोड़ी ना निभाएंगे। अमित शाह को भी पॉलिटिक्स करनी है, वो भी राजनीति कर रहे हैं और वो केवल शिष्टाचार नहीं निभाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है, अमित शाह को केवल शिष्टाचार नहीं निभाना चाहिए, लेकिन अमित शाह जेल में क्यों नहीं डाल देते शरद पवार? मुझे अभी याद आता है कि अभी कुछ महीने पहले एक नोटिस गया था शरद पवार के घर पर और शरद पवार खुद जाकर के थाने के अंदर बैठ गए थे। ये करीब जो है वो 6 महीने पहले की बात है। शरद पवार के घर पर एक एजेंसी के द्वारा नोटिस भेजा जाता है और शरद पवार खुद जाकर के थाने के अंदर बैठ के कि चलो मेरे को हथकड़ी लगा लो, गिरफ्तार कर। पुलिस वालों ने कहा कि नहीं साहब, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपसे जो भी पूछताछ करनी होगी अब वहीं घर आकर के कर। तो शरद पवार ऐसे नेता नहीं है छुई मुई के तरीके से रोने लग जाए, विक्टिम कार्ड खेलने लग जाए। वो ये भी कह सकते थे आज कि इस उम्र में मेरा इतना अपमान कर दिया, कभी किसी ने नहीं किया, मोदी जी मेरा बहुत सम्मान करते हैं, मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत ठेस पहुंची। ऐसी बात नहीं कही उन्होंने कहा तड़ी पार आदमी को बोलने का हक नहीं है। जिस व्यक्ति को तड़ी पार किया गया था उस व्यक्ति को बोलने का हक नहीं। एक बार जरा अमित शाह का वो बयान अमित शाह का एक बार दिखा देते हैं। अमित शाह का वो बयान देखिए, लहजा देखिए, भाषा देखिए। और क्या ये शरद पवार के लिए उचित बनता है? जिस प्रकार का बयान उनके द्वारा दिया गया है, क्या ये उचित बनता है? ऐसा लगता है कि अहंकार में चूर कोई नेता मंच के ऊपर अट्टहास कर रहा हो। जैसे रामलीलाओं के अंदर हम देखते हैं ना, कई ऐसे पात्र हैं जो पूरी तरह से अहंकार में दिखाई देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमित शाह उनकी तरह से, लेकिन आप जरा खुद देखिए एक बार, अमित शाह का लहजा देखिए, भाषा देखिए, तौर तरीका देखिए और फिर उसके बाद में आप शरद पवार को भी देखिए। क्या ये वाकई सही है? राजनीति में कोई तो लिमिट होनी चाहिए ना, कोई तो सीमा होनी चाहिए। सुनिए जरा। बैठा हुआ कार्यकर्ता ये भ्रांति फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब कर रहे हो हम पर। इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कह कर दे, हम पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और इस बार शरद पवार जी, मेरा ये बापट सभागृह में बैठा हुआ कार्यकर्ता ढंग से जान गया है आपके झूठ नहीं चलेंगे। मैं बता कर देता हूं, चलेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, चलेंगे क्या? ये लहजा है शरद पवार के बारे में। अमित शाह जी का ये लहजा है। 24-25 साल का अंतर है, यानी बाप बेटा का अंतर हो जाता है। 24-25 साल की उम्र में आदमी एक बेटे को जन्म दे देता है। इतना अंतर है एक बाप बेटे का, जो एक जनरेशन गैप जिसको हम बोलते हैं। अमित शाह जी की उम्र 59 साल है, 60 में से एक कम, 59। और शरद पवार जी की उम्र 83 साल है।
नरेंद्र मोदी से भी 9-10 साल बड़े हैं। कोई तो आपको, और आप सीधे बताइए ना, डंके की चोट पर बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप सबूतों के साथ बोलिए। गृह मंत्री जी, आप सबूतों के साथ बोलिए और उठा करके जेल में बंद कर दीजिए शरद पवार को, एक एक कार्यकर्ता को उठा करके बंद कर दीजिए। पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में आपको जनता कितना प्यार करती है, और महाराष्ट्र की जनता भी फिर बता देगी कि वाकई शरद पवार भ्रष्टाचारी है, तो उनको सही जेल में बंद किया या गलत जेल में बंद किया, पता चल जाएगा। गृह मंत्री हैं, अभी दूसरे टर्म के गृह मंत्री हैं, पिछली बार भी थे, अब दोबारा गृह मंत्री। डंके की चोट पर रैलियों में भाषण दे रहे हैं। डंके की चोट पर आपको रैलियों में भाषण देने की कतई आवश्यकता नहीं। एक कागज पर साइन करिए, सबूत रखिए और सबूत रख करके भेज दीजिए एजेंसी के पास। एफआईआर दर्ज कराइए, खुद से कराइए और जेल के सलाखों के पीछे डाली शरद पवार। वैसे भी तो हमें याद आता है ना, आप इसी प्रकार से काम करते रहे। ये आप कोई उम्र का तो तगाजा लिहाजा करते नहीं है कि चलिए उम्र बहुत हो गई है तो फिर नहीं जेल में डलवाएंगे या नहीं जेल में डालेंगे। तो ये इस वक्त में जिस तरीके से शरद पवार को लेकर के बयान दिया, उसके बाद में शरद पवार जी ने बड़े आराम से, बड़े शांत लहजे में जवाब दिया है। क्या कहा है शरद पवार जी ने, थोड़ा सा समझिए। वो कह रहे हैं, एक बार जरा बयान पहले स्क्रीन पर ले आइए, उनका बयान स्क्रीन पर ले आइए। और गृह मंत्री वो जो है वो डंके की चोट पर इन्हीं शरद पवार के बारे में कह रहे थे, और शरद पवार ने क्या कहा है, एक बार शरद पवार जी का बयान देखिए। वो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट से तड़ीपार किया गया है, वो व्यक्ति क्यों बोल रहा है, या उस व्यक्ति को बोलने का क्या हक है। और वैसे भी तड़ीपार किया नहीं किया वो तो एक अलग विषय है, लेकिन जिस तरीके से शरद पवार का बयान आया है वो अपने आप में साफ कर देता है कि राजनीति के अंदर शुचिता की जगह जरूर होनी चाहिए। शरद पवार ने तीखे शब्दों का जरूर इस्तेमाल किया है, लेकिन भाषा, लहजा वो कम से कम सहज है। बिल्कुल। और शरद पवार ने यह कहा कि कोर्ट ने जिसे तड़ीपार किया वो आज के गृह मंत्री है। हमें सोचना होगा इस बारे में। शाह ने 6 दिन पहले पवार को भ्रष्टाचार का सरगना कहा। अब देखिए, इसमें एक और बात सोचने वाली है, जो वो कह रहे हैं ना अमित शाह, कि मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि सबसे बड़े भ्रष्टाचार का सरगना कोई है तो वो शरद पवार है। उनके डंके की चोट तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी डंके की चोट है। यही बात लगभग 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहकर आए थे कि डंके की चोट पर कह रहा हूं, किसने कितना भ्रष्टाचार किया, चक्की पीसिंग। और फिर वही अजित पवार को अपनी पार्टी में ले आते हैं, के साथ गठबंधन करके सरकार में ले आते हैं, उनको डिप्टी सीएम बना देते हैं। ये तो डंके की चोट है इनकी। अब सोचिए कि जो अजित पवार बचपन से लेकर अब तक, यानी कि पिछले साल तक अपने चाचा के साथ रहा, और अगर चाचा सरगना है तो फिर क्या भतीजा बच गया होगा, जिसने बचपन से राजनीति में चलना फिरना बोलना सब कुछ अपने चाचा से सीखा हो। यहाँ पे एक बात और भी है, मोदी जी यहाँ पर नहीं रुके थे। मोदी जी ने कहा था एनसीपी यानी नेचुरली करप्ट पार्टी, ये उन्होंने एनसीपी की फुल फॉर्म बताई थी, नेचुरल करप्ट पार्टी। और उसी पार्टी के मुखिया बना दिए गए, वो पार्टी उठा करके गोद में सजा करके दे दी गई अजित पवार को, और जिसके बारे में छाती ठोक करके कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं छाती ठोक करके कह रहा हूं कि नेचुरली करप्ट पार्टी है। मतलब कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। किसी प्रकार से कई बार लगता है कि अगर ये 240 पर आज हैं, अगर शायद 140 पर आ जाए तो राहुल गांधी से भी कह दे कि भाई एक बार समर्थन कर दीजिए। मतलब राजनीति में होता है कि कहीं पर तो विचारधारा होती है, कहीं पर तो ऐसा होता है कि हम किसके साथ में जाएंगे, किसके साथ में नहीं जाएंगे, या किसी के बारे में अगर प्रधानमंत्री ने कुछ कह दिया तो कम से कम साल 6 महीने तक उस व्यक्ति को, उस पार्टी को हम छुएंगे नहीं। कोई तो जो है वो आप अपने लिए पैमाना तय करेंगे ना, या कोई पैमाना ही नहीं है। वो जैसे कहा जाता है कि बिना पेंदी का लोटा, अब ऐसे शब्द प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देते हैं, लेकिन अक्सर लोग सोशल मीडिया पर यही लिखते हैं कि जहां पर भी आपको लगता है कि सरकार चाहिए तो लटक जाइए। आप नीतीश कुमार को क्या क्या कह रहे थे, नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठा देते भैया।
डीएनए पर। मतलब डीएनए का मतलब समझते हैं आप उस व्यक्ति पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, उसके पुरखों पर, उसके माँ बाप पर सवाल आ जाता है। अब डीएनए मैं थोड़ी ना मेरा तय कर रहा हूं, मेरा डीएनए क्या है मैंने तय किया है क्या? मेरा डीएनए तो मेरे माँ बाप ने, मेरे पुरखों ने तय किया है। और आपने डीएनए पर सवाल खड़ा करके मेरे पर सवाल नहीं खड़ा किया, मेरे माँ बाप पर, मेरे पुरखों पर सवाल खड़ा कर दिया। और वही नीतीश कुमार उधर चले गए, जो मिट्टी में बड़ी राजनीति, इसीलिए कहा जाता है जितना राजनीति के अंदर छिछालीदर ना हो उतना कम है। शरद पवार जी का बयान सुनते हैं। गुजरात से तजुर्बा किया जो आदमी जिसे तजुर्बा किया था वो आज देश की रक्षा करने की या देश के होम मिनिस्ट्री की कई लोग जिनके हाथ में देश के हुक्म थे उनकी सोच में बदलाव नहीं आया। 2-4 दिन पहले, 8 दिन पहले तो शरद पवार ने जो ये कहा कि हमारे देश का गृह मंत्री वो है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तड़ीपार बताया था, वो आज हमारे देश का गृह मंत्री है और ये हमें सोचना होगा, और वो उन्हें सरगना बता रहे हैं। आप समझिए इस बात से कि आखिर जो विचारधारा की बात करती है बीजेपी, कि उसकी एक विचारधारा है और उसके साथ वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, और वो कहती है कि इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं उनकी कोई विचारधारा नहीं है। तो अब आप इस फर्क को खुद ही समझ सकते हैं कि विचारधारा किसकी है, किसकी नहीं है, या कहां तक विचारधारा चलती है। क्या कुर्सी के लालच तक या कुर्सी पर बने रहने तक विचारधारा है? ये जो एनसीपी नेचुरल करप्ट पार्टी हो जाती है, वही जब साथ में आ जाते हैं तो वो डिप्टी सीएम हो जाते हैं। बीजेपी केवल विचारधारा तक नहीं रुकती है, बीजेपी कहती है कि हम चाल, चरित्र और संस्कार वाली पार्टी विद डिफरेंस, बीजेपी वो है। मतलब अपने आप को ऐसे महिमा मंडित करते हैं कि जैसे मान लो ऊपर से भगवान ने एक पार्टी भेजी हो, और मोदी जी ने तो कह ही दिया कि भगवान ने विशेष काम के लिए भेजा। अरे भाई, राजनीतिक पार्टियां हैं, गठबंधन करती हैं, इधर से भी उधर से भी, ऐसे भी वैसे भी। तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी जो कस्में वादे तोड़ी हैं, अपनी कुर्सी के लिए, सहूलियत के लिए राजनीति की है, लेकिन कोई सीमा जरूर होनी चाहिए, कोई पैमाना खुद का जरूर होना चाहिए कि हाँ, हम इससे नीचे नहीं गिरेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, और ऐसी सरकार को मैं चिमटे से ना छूं। लेकिन आज चिमटे से क्या साहब, गोदी में खिलाने के लिए तैयार है। और ये बयान देखिए आप। उसके बाद जब शरद पवार ने बयान दिया तो उसके बाद फिर बीजेपी के एक नेता बावनकुले का बयान आता है, और वो कहते हैं कि शरद पवार जो बयान दे रहे हैं वो सूरज को दिए दिखाने जैसा है। और जिसके बाद फिर शरद पवार क्या जवाब देते हैं वो है ये कि पत्रकार ने पूछा कि कल आप पर जो टिप्पणी थी, तो बावनकुले ने कहा कि अमित शाह पर टिप्पणी सूरज को दिए दिखाने जैसा है। जिस पर शरद पवार ने कहा कि हमने वही दिया महाराष्ट्र की जेल में देखा है, क्योंकि जब ये पूरा मामला अमित शाह पर चल रहा था तो उस समय पर महाराष्ट्र की जेल में भी रहे थे अमित शाह, और उसी को लेकर ये शरद पवार ने कहा है। और एक बात और बताता हूं मैं आपको, जिसको नेचुरली करप्ट पार्टी कहा, अजीत पवार। अजीत पवार पता है अमित शाह जी को क्या कहते हैं? दामाद, दामाद कहते हैं। वो कहते हैं कि ये तो भाई हमारे महाराष्ट्र के दामाद है, क्योंकि अजीत पवार की जो अमित शाह जी की जो पत्नी है वो महाराष्ट्र की। और पहली बार जो है वो जब संबोधित किया था, उस पार्टी में बदल करके उधर गए अजीत पवार, अभी की मैं बात बता रहा हूं, जो पलटी मारी उन्होंने, बीजेपी ने अपने साथ में अपनी गोदी में उनको लिया, तब जब उन्होंने संबोधित किया अमित शाह को, क्योंकि जब सर्वे सर्वा मान चुके थे ना भाई, जिस आदमी ने आपको आपके चाचा की पार्टी उखाड़ करके ला करके आपके हाथ में रख दी, आपको डिप्टी सीएम बना दिया, सारे विधायक आपके पीछे खड़े कर दिए, 54 में से 40 विधायक आपके पीछे खड़े कर दिए, तो आपके लिए तो फिर वो दामाद से भी ऊपर हो जाता है। खैर वो दामाद पर रुके तो अच्छी बात। तो दामाद की जो है वो संख्या दी थी कि महाराष्ट्र के दामाद, ऐसे वैसे जो है वो इस तरीके से कहा नहीं जाता है, लेकिन और कहा भी जाता है तो एक जिले के लिए या 2 जिले के लिए बात सीमित रख ली जाती, पूरे महाराष्ट्र का दामाद, मतलब इस तरह की चीजें शोभा नहीं देती हैं। लेकिन राजनीति में वही है कि गिरने की और गिराने की सीमा
कहाँ होती है, कहाँ पर कौन सा पैमाना होता है, वो पता नहीं चलता है। और इसी के बाद जो बयान सुप्रिया सुले का है वो देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सुप्रिया सुले ने जो सवाल उठाए हैं उसकी काट बीजेपी को मिलेगी नहीं जल्दी से। और एक बार जरा वो स्क्रीन पर लेकर आइए कि सुप्रिया सुले ने क्या कहा है। और वो देखिए, सुप्रिया सुले ने जब उनसे पूछा गया कि आपके पिता को भ्रष्टाचार का सरगना बताया अमित शाह ने, तब उन्होंने जवाब दिया कि मोदी सरकार ने मेरे पिता को पद्म विभूषण दिया और अमित शाह कह रहे हैं कि वो भ्रष्ट है। तो अब बीजेपी खुद तय कर ले कि शरद पवार है। देखिए, राजनीति में कांग्रेस पर बार बार ये आरोप लगाए जाते थे कि उन्होंने जो ये पुरस्कार हैं, ये पुरस्कारों को औद्योगिक घरानों को और बाकी बड़े लोगों को दिया। मोदी जी ने उन पुरस्कारों को आने के बाद में आम लोगों को दिया है, जो हकदार है उनको दिया है। लेकिन कई उदाहरण आपके सामने, और सुप्रिया सुले इस बात को कह रही है कि आपने पद्म भूषण जो हमें अवार्ड दिया, पद्म विभूषण अवार्ड दिया, तो क्यों दिया था? ये इतने करप्ट आदमी हैं, इतने सरगना आदमी हैं, तो इनको पद्म विभूषण क्यों दिया गया? ऐसे ही इस लोकसभा चुनाव से पहले भारत रत्न दे दिया गया। जयंत चौधरी के दादाजी चौधरी चरण सिंह, उनको भारत रत्न दे दिया गया। और भारत रत्न मिलते ही उन्होंने कह दिया दिल जीत लिया साहब। मतलब लाठियां पड़ रही थी जयंत चौधरी पर, हाथरस में पिट रहे थे जयंत चौधरी, भाजपा के लोग लाठियां मार रहे थे, और वही जयंत चौधरी जिनके पिता को भी हरा दिया। तो सारी बातें आप समझिए। और उसके बाद तो ये राजनीति में इस तरीके से कम ही देखा गया है। हालांकि हमने बहुत कुछ देखा है 10 साल के अंदर। कहीं हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वो राज्यसभा चले जाते हैं, कहीं हम देखते हैं कि सिटिंग हाई कोर्ट के जज वो भाजपा के अंदर शामिल होकर के भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ करके जीतकर लोकसभा चले जाते हैं। तो बहुत कुछ हमने देखा है 10 साल में। और अब महाराष्ट्र की चुनाव और महाराष्ट्र की राजनीति, वो कहते हैं ना कि भाई मुंबई में जिस तरीके से जो कुछ हो सकता है पूरे देश में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक्सट्रीम लेवल पर चीजें होती हैं, पैसा, धन, दौलत, और फिर उसके बाद में चुनाव में बयानबाजी एक्सट्रीम लेवल पर। तो सबसे ज्यादा, वैसे तो खैर हरियाणा का चुनाव भी इस बार बड़ा विस्फोटक होने वाला है, क्योंकि हरियाणा की राजनीति एकदम खड़ी राजनीति है और महाराष्ट्र की राजनीति अस्मिता बचाने की राजनीति, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी को तोड़ा गया, शरद पवार की एक तरीके से पूरी राजनीतिक करियर दांव पर लगी हुई। तो बहुत कुछ अभी देखने को मिलेगा और राजनीति अभी क्या क्या करवट लेगी महाराष्ट्र में, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा तो यही है कि महाराष्ट्र में एक तो अस्मिता वाला सवाल इस बार सबसे ज्यादा रहेगा, साथ ही जो मराठाओं को आरक्षण के लेकर मांग चल रही है, ये भी सवाल एक बड़ा होगा। और दोनों ही चीजें बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन जाएगी। ना तो बीजेपी इसको उगल पाएगी और ना निकल पाएगी। और जिस तरह से सुप्रिया सुले ने ये बात उठा दी है, तो जनता भी तो ये सवाल पूछेगी ना कि अगर आप उसे सबसे भ्रष्ट मानते हैं शरद पवार को, तो फिर आपने पद्म विभूषण क्यों दिया था, या भ्रष्टाचारियों को पद्म विभूषण देते हैं। अब या तो बीजेपी इस बात को स्वीकार कर ले कि हाँ, जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको हम पुरस्कार देते हैं पद्म विभूषण जैसे, या फिर यह स्वीकार कर ले कि जो डंके की चोट पर कह रहे थे अमित शाह, वो डंके की चोट पर तो नहीं है, हवा हवाई है। अब ये जनता तय करेगी कि आखिर इन बयानों के मतलब क्या है, और आप अमित शाह के इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं। साथ ही जो शरद पवार ने पलटवार किया उस पर आप क्या सोचते हैं, महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।